रियल एस्टेट जो अपटिक है उसके बेसिस पे है। जैसे कि हमारा ओवरवेट पोजीशन है सीमेंट में, हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे होम बिल्डिंग और होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट के भी स्टॉक्स हैं। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट है इस पे एक्सपोजर हमारा अच्छा खासा रहा है और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। जी, तो हर्ष जी, आप ही के पोर्टफोलियो की चर्चा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैं नज़र डाल रहा था किस हिसाब से आपने सेक्टोरल एलोकेशंस टेक्नोलॉजी में कर रखी हैं। यहाँ पर ओवरऑल जो इक्विटी की ELSS स्कीम है पूरे सेक्टोरल में अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी में आप थोड़ा अंडरवेट हैं। मैं ये समझने की चेष्टा कर रहा हूँ कि इसके पीछे क्या कारण होगा। क्या मिड कैप वैल्यूएशंस आईटी सेक्टर में आपको चिंतित लेवल्स पर आती हुई दिखती हैं? यहाँ पर रन अप ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त देखा है पिछले 2-1 महीने में। क्या ये चिंता का विषय है? आपको लगता है कि यहाँ पर हल्की मुनाफा वसूली होगी, इसीलिए आप टेक्नोलॉजी में अंडरवेट हैं? बिल्कुल, थोड़ा बहुत हमने प्रॉफिट बुक किया है टेक्नोलॉजी सेक्टर में लास्ट कुछ महीनों में। तो जैसे कि बिजनेस तो यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, लेकिन अगले साल जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा हमें लगता है कि काफ़ी कुछ कॉस्ट वापस फिर आ जाएंगे कंपनीज में। जैसे कि ट्रैवल कॉस्ट जो है आईटी कंपनीज में एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, वो ऑलमोस्ट शून्य हो गया है क्योंकि कोविड के चलते हुए ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं हो। लेकिन इसमें जैसे ही नॉर्मलाइजेशन होगा थोड़ा सा ये फिर वापस बढ़ने लगेगा। दूसरा चीज़ है जो एम्प्लॉय कॉस्ट या वेज कॉस्ट, ये काफ़ी इंक्रीज हो रहा है आज के दिन में, क्योंकि टैलेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है इतने मायने में, और मिड कैप्स लार्ज कैप्स सब लोग रिक्रूट करने में कॉम्पीट कर रहे हैं। इसमें लार्ज कैप्स फिर भी रिक्रूट करने में आसान पाएंगे, लेकिन मिड कैप्स के लिए या तो ज़्यादा वेजेस देने पड़ेंगे या तो उनको स्किल सेट अवेलेबल नहीं होगा उनके प्राइस पॉइंट्स पे। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि आगे जाते हुए मिड कैप आईटी कंपनीज को काफ़ी सारा कंपटीशन देखने को मिलेगा लार्ज कैप आईटी कंपनीज के। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन देखें काफ़ी सारे मिड कैप आईटी कंपनीज ऐसे हैं जिनके वैल्यूएशन लार्ज कैप आईटी कंपनीज के बराबर है या उनसे भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि इस सेगमेंट में अगर हम मध्यम अवधि या लंबी अवधि के लिए देखते हैं तो शायद ज़्यादा पैसा नहीं बन पाएगा रिलेटिवली। अगर हम रियल एस्टेट या सीमेंट या कुछ और सेक्टर्स पे ध्यान रखेंगे वहाँ पे शायद ज़्यादा बन सकता है। उस हिसाब से हमने हमारा एक्सपोजर थोड़ा अंडरवेट किया है रिसेंट। जी, और ये बात विदित है जिस हिसाब से आप डबल डिजिट एट्रिशन रेट्स देख रहे हैं पहली 5 या 7 आईटी कंपनीज में। उपाध्याय साहब, आप वैसे भी एक बहुत जाने माने बैंक के हिस्सा हैं और कुछ परेशानियां हम लोगों को पहली तिमाही में आती हुई दिखी एनपीएस के, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ले लें या लार्ज एनबीएफसीज दे रहे हैं जिनके नाम जग जाहिर हैं। बताइए, यहाँ पर भी आप अंडरवेट हैं। कुछ आप ऐसी समस्याएं देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में उभरती हुई जो आगे 2 या 3 तिमाही में आएंगी नेट एनपीएस को लेते हुए? कोविड की दूसरी लहर बैंकिंग सेक्टर के लिए ज़्यादा अच्छी खबर नहीं लेके आई है। देखिए, कोविड का जो दूसरी लहर है इसका जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो तो सबको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो फाइनेंशियल सिस्टम पे इम्पैक्ट है वो पहली जो दौर पे हुआ था उससे बहुत कम है, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे बिजनेसेस प्रिपेयर्ड थे, बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ वाज प्रिपेयर्ड। तो ओवरऑल हमें नहीं लगता है कि इस बार इतना नीचे तक एसेट क्वालिटी इश्यूज देखने को मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि क्रेडिट ग्रोथ अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे इकोनॉमी में स्ट्रेंथ आएगा, रिवाइवल होगा, उसके बाद हमें क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में दिखेगा, तो तब बैंकिंग में एक्चुअली अच्छा ग्रोथ भी दिखेगा एंड होपफुली एसेट क्वालिटी इश्यूज भी तब तक काफी सुधार दिखाई देंगे। तो उस हिसाब से भले हमारा अंडरवेट पोजीशन आज के दिन में है, लेकिन अगर हम आगे के कुछ महीने देखते हैं, आगे के साल देखते हैं, तो वहाँ पे अगर इकोनॉमिक रिवाइवल का मोमेंटम कंटिन्यू होता है और हमें आशा लगता है कि अगर क्रेडिट ग्रोथ भी इम्प्रूव होगा, तो उस हिसाब से हम बैंकिंग सेक्टर में हम अपना निवेश बढ़ाने का सोच रहे हैं।
जी, आपसे उपाध्याय साहब आखिरी प्रश्न। आपने 2 से ज़्यादा दशक से बाजार देखा है और आज हम लोग खुशकिस्मत हैं कि जोमेटो की आईपीओ की आपने और मैंने और पूरे बाजार ने शानदार लिस्टिंग देखी। अक्सर पिछले 2 दशकों में मैंने देखा है कि जो आईपीओ का बुल रन होता है वो सेकेंडरी मार्केट्स के लिए चिंता का विषय बन जाता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा फिलहाल सेंटिमेंट में। आगे आने वाले समय में आप और भी आईपीओस बाजार में आते हुए देखेंगे। बताइए, आईपीओ का सेंटिमेंट और बाजार किस तरीके से एक भारतीय फंड मैनेजर देख रहा है आजकल? देखिए, हम तो आईपीओ मार्केट को उसी हिसाब से देखते हैं जैसे हम सेकेंडरी मार्केट को देखते हैं, क्योंकि जो भी कंपनीज आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल होते हैं उनको उसी तरह से हम एनालाइज करते हैं। जैसे कोई नया स्टॉक अगर पोर्टफोलियो में लेना है, उसी हिसाब से हम बिजनेस, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, ये सब चीज़ों को एनालाइज करके फाइनली डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आईपीओ है और आज के दिन में आईपीओ का माहौल, जैसे आपने बताया कि हर एक स्टॉक शायद लिस्टिंग गेन्स, बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन्स मिल रहा है, लेकिन इसका ये जरूर नहीं है कि वो आगे भी जाके सभी स्टॉक्स उतनी रिटर्न्स आगे भी। देखिए, अगर आप लास्ट 1 दशक के सारे आईपीओस को एनालाइज करें, आप देखेंगे कि उसमें से बहुत ही गिने चुने कंपनीज जो हैं वो लंबी अवधि के लिए अच्छे रिटर्न्स दिए। बाकी सब जो शॉर्ट टर्म में यूफोरिया जब रहता है तब अच्छे करते हैं या कोई एक साइकिल में अच्छे। उस हिसाब से जब हम पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए देखते हैं, हम तो ये सोचते नहीं कि वेदर ये आईपीओ है या ये सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है। जो भी स्टॉक हम इन्वेस्ट करने आगे बढ़ते हैं उसमें सभी चीज हम एनालाइज उसी तरफ से करते हैं और फिर उस पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। तो हाँ, मैं तो ये मानूंगा कि आईपीओ मार्केट में भले ही अभी काफी बुल रन की अंडरलाइंग सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन जब हम एनालाइज करेंगे तो हम तो उसको मध्यम अवधि या लंबी अवधि के लिए क्या अपसाइड दिखता है, बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकता है, उस हिसाब से हम उसका। जी, उपाध्याय साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और ना सिर्फ कोटक टैक्स सेवर फंड पर बातचीत करी बल्कि अन्य कई सेक्टर्स पर आपने अपना रुझान बताया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्नब पांड्या साहब और वो आपको एक शानदार पोर्टफोलियो सेटअप करेंगे उस बच्चे के लिए जो आगे ये पैसा इस्तेमाल करना चाहता है अपनी पढ़ाई के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ।